सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में चर्चा में रही एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ये किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर होगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा है। अभी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। तो रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे चल करके वो राज्यसभा सांसद बने, बिहार के राज्यपाल बने और फिर भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। 2017 से लेकर 2022 तक का उनका कार्यकाल रहा। अभी राष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी की ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, इसको आप जरूर याद रखना। और रामनाथ कोविंद जी से आपको याद आएगा एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। बाकी बुक्स वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी न्यूज में रही सारी। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, हमारे पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने इसको लिखा। अच्छा, इनकी एक और बुक बहुत न्यूज में रही थी, उस बुक का नाम क्या है बताओ? एक आई थी वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, हमारे पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा। द बेंच, द बार, द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल, इसको लिखा हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता ने। अपनापन, शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री है, ये उनकी पुस्तक है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। बैटल नेवर स्टॉप्स, श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, पीपी सत्यन ने। और किन्हें कहा जाता है लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया? पीएन पणिकर, उन्हीं के जीवन पर यह बुक है। एक उपन्यास आया था बाजार, उसको लिखा निरंजन देव शर्मा ने। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक कोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम, के अरुमुगम ने लिखा। व्हेन ऑडिट मैटर, विनोद रॉय ने। द सेकंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने। एक बुक ने अभी एक पुरस्कार जीता है, ताइवान ट्रेवलॉग इस बुक का नाम है। इसने 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। इसके लेखक है ताइवानी लेखक यांग च्वांग-जी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है लिन किंग ने। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान अभी दिया है। प्रेसिडेंट्स कलर ये किसी पुलिस या सैन्य बल को दिया जाने वाला बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित सम्मान है। यह उस बल की बहादुरी, सेवा, अनुशासन, समर्पण और अच्छे काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है ये सम्मान। और इस तरह से हम देखेंगे प्रेसिडेंट्स कलर पाने वाली पुडुचेरी पुलिस ये भारत की 18वीं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बन गई है। तो प्रेसिडेंट्स कलर की बात करें, हमने कहा ये भारत में किसी सैन्य इकाई, पुलिस बल या सैन्य प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च और सबसे बड़ा सम्मान है। और इसको सबसे पहली बार हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सबसे पहले इसको 1951 में इंडियन नेवी को दिया था ये सम्मान। ठीक है, तो सबसे पहले ये सम्मान किसे दिया गया था वो भी मैंने आपको बता दिया। इंडियन नेवी को हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था 1951। लेकिन यहाँ पे पौडुचेरी की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में पौडुचेरी। कैपिटल इसकी पौंडीचेरी सिटी होती है। मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, गवर्नर हैं के कैलाशनाथन। और वैसे आपके सामने यहाँ मैप लगा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। ये पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में फैला है। मतलब इसके जो 4 जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में आते हैं। जैसे यनम ये आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। और इसका हाईकोर्ट कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट लगता है। यहाँ पे विधानसभा की कुल सीटें हैं 30, जो कि भारत में सबसे कम है। यहाँ पे ये जो पुडुचेरी है ना, ये भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और फिर ये फ्रांस से अलग होकर के भारतीय संघ का हिस्सा कब बनता है? 16 अगस्त 1962 को। इसीलिए तो 16 अगस्त को यहाँ पे विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस, डी जूरे ट्रांसफर डे के रूप में मनाया जाता है। और आप इसे भारत का छोटा फ्रांस या पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहते हो। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं पुडुचेरी से कि पुडुचेरी के थट्टान चवड़ी गांव में, यहाँ पे गांव है ये भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है जिसे किसी नगर पालिका द्वारा विकसित किया जा रहा हो। ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है जो पुडुचेरी से है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा 4।
तो 23वां इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड, हिंदी में बोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड, अभी ये 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक हुआ था। कहाँ पर? रोमानिया में, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट में। तो यहाँ पे भारतीय छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड और 3 ब्रोंज, मतलब टोटल 4 मेडल और एक ऑनरेबल मेंशन अपने नाम किया है। तो वो सारे नाम भी मैं आपको बता देता हूँ किसने क्या जीता। तो श्री लक्ष्मी वेंकटरमन गोल्ड मेडल जीता, बाकी आरव अनिल राव ब्रोंज जीता, निशांत शंकर लक्ष्मणन ब्रोंज और अद्वय मिश्रा इन्होंने ब्रोंज जीता। बाकी एक सोहम अमित पेडनेकर, इन्हें मिला विशेष सम्मान ऑनरेबल मेंशन जिसे कहते हैं। अच्छा, है क्या ये ओलंपियाड? तो ये कोई सामान्य भाषा की प्रतियोगिता नहीं है। इसमें छात्रों को ऐसी अपरिचित भाषाओं की समस्या दी जाती है जिन्हें उन्होंने कभी पहले न तो पढ़ा है न सुना है। मतलब उन्हें अपनी तर्क शक्ति और पैटर्न पहचानने की क्षमता से ये पता लगाना होता है कि उस भाषा के शब्दों और वाक्यों का अर्थ या नियम क्या है। मतलब इसमें रटी हुई जानकारी से ज्यादा दिमाग और लॉजिक काम आता है। ठीक है, तो इसमें भारत ने 1 गोल्ड और 3 ब्रोंज जीते। इस बार ये इसका 23वां संस्करण था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001201 सर्टिफिकेशन वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वी चिदम्बरनार बंदरगाह। तो तमिलनाडु के तुतिकोरिन में स्थित वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अभी ये भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया जिसे स्कोप 2 एमिशन फ्री का दर्जा मिला, और इसी के साथ ये भारत का पहला बंदरगाह बन गया जिसे ये 50001201 वाला सर्टिफिकेट मिला है। अब बात करते हैं दोनों की। पहले बात करें स्कोप 2 एमिशन क्या होता है। तो जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई पोर्ट बंदरगाह बिजली खुद नहीं बनाता बल्कि बाहर से बिजली खरीदता है, तो उस बिजली को बनाने में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसे स्कोप 2 एमिशन कहते हैं। लेकिन हमने कहा ये जो पोर्ट है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये स्कोप 2 एमिशन फ्री बन गया है। मतलब इसके केस में वो उत्सर्जन भी नहीं हो रहा। और ये कैसे हुआ? क्योंकि इसने सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा में बहुत निवेश किया है। इसकी वर्तमान क्षमता है, मतलब सौर ऊर्जा की बात करें 7.04 मेगावाट और पवन ऊर्जा की है 2 मेगावाट। और हमने देखा वित्त वर्ष 2025-26 में इस पूरे पोर्ट की जो कुल बिजली जरूरत है उसका 93.89% हिस्सा इसी नवीकरणीय ऊर्जा से रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा हुआ है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो इसी आधार पर इसे स्कोप 2 एमिशन फ्री माना गया है। वहीं उस सर्टिफिकेट की बात करें ISO 50001201 तो ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा की बचत करना, ऊर्जा को बेहतर इस्तेमाल करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और ऊर्जा कम करना। तो याद रखना, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को ये जो सर्टिफिकेट है ये इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम ने दिया है, जबकि स्कोप 2 एमिशन फ्री का जो दर्जा है वो ब्यूरो वेरिटास ने दिया है। वैसे आपके ये काम का नहीं है, नहीं पूछेगा। जो मेन क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना। यहाँ से स्टैटिक देखो क्या बन सकता है। स्टैटिक ये बन सकता है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, तमिलनाडु में है। इसी तरह से कुछ और पोर्ट्स, कुछ और बंदरगाह जो आपके न्यूज में रहे करंट अफेयर्स में, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर बात करते हैं वदावन पोर्ट, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा था पीएम मोदी ने। चाबहार पोर्ट ईरान में है, और इसमें जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने लीज पे लिया 10 सालों के लिए। निर्माण भारत ने किया है। सितवे पोर्ट म्यांमार में है, कांके सत्तुराई पोर्ट श्रीलंका में है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में, हाइफा पोर्ट इजराइल में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चीन ने बनाया। विजिंगम पोर्ट केरल में है। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उसके अलावा मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, और पहले भारत ऑपरेट करने वाला था, अब भारत ऑपरेट नहीं कर रहा, चाइना इसको ऑपरेट कर रहा है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, वैसे इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात, और हजीरा पोर्ट गुजरात में, धामरा पोर्ट उड़ीसा। साबांग पोर्ट ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। इसके अलावा आपको याद होगा हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था।
और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जारी किया था, उसमें भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट बताया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो कि दुनिया में 22वें स्थान पर है। टॉप पर चाइना का फुजोउ पोर्ट है। और एक याद रखना, कामराजार पोर्ट, जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह के नाम से जानते थे, चेन्नई तमिलनाडु में है। और अभी इस पोर्ट की समुद्र में जो गहराई है, जिसे ऑपरेशनल ड्राफ्ट बोलते हैं, वो बढ़ा करके 18 मीटर कर दी गई है। तो उसके बाद 18 मीटर ड्राफ्ट वाला ये भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया। पहला विशाखापत्तनम पोर्ट है। ठीक है, तो बंदरगाहों से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को मनाते हैं। हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है युवाओं की समस्याओं, अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना, इसका उद्देश्य होता है मनाने का। तो अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। और भारत में जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को, यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर थोड़ी सी हम बात करें, तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया था, और इसे पहली बार मनाया गया था सन 2000। थीम क्या है इस बार की? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कॉमन एस्पिरेशन। अलग अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। ठीक है, तो ये तो 12 अगस्त हो गया युवा दिवस। और 12 अगस्त को ही आपको पता है एक और दिवस होता है, हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? हाथी से याद आना चाहिए, 1991-92 में। भारत में सबसे ज्यादा हाथी आपको मिलेंगे कर्नाटक में ही। और याद रखना, भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल भी घोषित किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी आप देखना चाहोगे अगस्त में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, तो देखो, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को महाराष्ट्र या यूं कह दूं 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मना रहा है, पिछले साल से मनाना शुरू किया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है, और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, या इसे को आप अगस्त क्रांति दिवस बोल दो। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। और ये 12 अगस्त को हमारा इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे हो गया। ठीक है, तो अगस्त के अभी तक के ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए अभी वेट्री वान मगल योजना को अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी बजट पेश किया, और बजट में वेट्री वान मगल योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देकर कृषि के क्षेत्र में रोजगार और नई भूमिका दी जाए। तो क्या होगा इस योजना में? इस योजना में टोटल 500 लोगों को कृषि ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इन 500 में 100 महिलाएं होंगी। ट्रेनिंग पूरी करने वालों को ड्रोन पायलट लाइसेंस भी मिलेगा। कितना पैसा खर्च होगा इस योजना में? तो ड्रोन ट्रेनिंग देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रशिक्षित महिलाओं में से जो 100 होंगी महिलाएं, उनमें से 50 महिलाओं को कृषि ड्रोन दिए जाएंगे, और इन ड्रोन पर सरकार 50% की सब्सिडी भी देगी। तो ड्रोन सब्सिडी के लिए अलग से 2.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इन ड्रोन से फायदा क्या होगा? तो इन कृषि ड्रोन से खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का सही मात्रा में और कम समय में छिड़काव किया जा सकेगा। इससे किसानों का समय बचेगा, मजदूरों की कमी की समस्या दूर होगी, खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा, ग्रामीण महिलाओं को नया रोजगार और इनकम का सोर्स मिलेगा। और वैसे महिला और कृषि से आपको याद दिला दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया था, और इसी के साथ याद आएगा मध्य प्रदेश ने भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया था। देखिए, दोनों अलग अलग बातें लेकिन मिलती जुलती हैं, तो दोनों को एक साथ याद रखना। अब बात तो तमिलनाडु की हो रही है ना यहाँ पे, तो येरा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई हो गई, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं, TVK इनकी पार्टी का नाम है। चलो पूरा नाम बताओ, TVK का पूरा नाम क्या है? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गुंडाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे,
कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखें यहाँ, तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदिपेरक्कू, चित्तिराई महोत्सव हो गया, हेतायम्मन महोत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाई जाए तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक ये हुई कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 28वीं सोसाइटी जो बैठक हुई थी वो कोयम्बटूर में हुई। कामराजार बंदरगाह, जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह के नाम से जानते थे, जो चेन्नई तमिलनाडु में है। हमने पढ़ लिया ये वैसे ये प्रश्न पोर्ट वाले में कि इस बंदरगाह की समुद्र में गहराई बढ़ाकर 18 मीटर कर दी गई। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। एक ये पढ़ो, तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का किलाई गांव, ये राज्य का पहला पूरी तरह तैयार जलवायु लचीला गांव, क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा अस्मिता चाली ने। तो अस्मिता चाली ये भारत की एक बैडमिंटन प्लेयर है, असम से बिलोंग करती हैं और अभी उन्होंने कोरिया मास्टर्स 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। यहाँ पे उन्होंने फाइनल में हराया चाइना की प्लेयर है हान चियानशी को, और इस तरह से ये उनके करियर का पहला BWF टाइटल है। कोरिया मास्टर्स, इसका आयोजन अभी साउथ कोरिया में हुआ था। देखो, बैडमिंटन से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा। अभी 30वां बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन ये होगा भारत में, नई दिल्ली में, और इसका मैस्कॉट क्या है? पीको है, पीकॉक से प्रेरित है। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था PV सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए। PV सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है। ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बनी। साइना नेहवाल ने तो अभी संन्यास ले लिया। और 24वीं इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन कहते हैं, उसमें मेन सिंगल जीता है लिन चिन यी ने, ताइवान के हैं, और वुमेन सिंगल जीता अंशी यांग ने, साउथ कोरिया की है। और अभी PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की काउंसिल की सदस्य बन गई है, ये हमने पढ़ ही लिया। बाकी बैडमिंटन का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है जिसे हम थॉमस कप या उबेर कप कहते हैं। थॉमस कप ये पुरुषों का होता है और उबेर कप महिलाओं का होता है। हुआ कहाँ पे? डेनमार्क में। और थॉमस कप को चाइना ने जीता फ्रांस को हरा के, उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। एक हमने देखा था 43rd नंबर का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप अभी हुआ था निंगबो चाइना में, और उसमें भारत के आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। मेन सिंगल का टाइटल नहीं, मेन सिंगल का टाइटल जीता नहीं है, मेन सिंगल इवेंट में वो उप विजेता रहे, यानी कि सिल्वर जीता उन्होंने। उसके अलावा डेनमार्क के जो एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर है विक्टर एक्सेलसेन, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 का मेंस डबल का टाइटल जीता। US ओपन बैडमिंटन 2026 में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर जीता, मतलब मेन सिंगल्स में उपविजेता रहे वो। US ओपन बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत पहली बार ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कब करेगा? तो आंसर होगा 2027 में करेगा। तो भारत अगले साल पहली बार ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, और इसकी घोषणा अभी मुंबई में जो ब्रिक्स वेव बाजार का आयोजन हुआ था उसी में इसकी घोषणा की गई। क्या है ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल? तो ये एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल होगा जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों की फिल्म इंडस्ट्री के लोग हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य है अलग अलग देशों के बीच फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। इसमें फिल्म निर्माण, निवेश और फिल्मों की सह निर्माण, को प्रोडक्शन जैसी संभावनाओं पर काम किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं 2025 वाला जो इसका आयोजन है ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल का, यह भी दिसंबर 2025 में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका में हुआ था। अगले साल भारत इसको होस्ट करेगा पहली बार। ठीक है, फिल्मों की बात चल रही है फिल्म फेस्टिवल की, तो एक ऑस्कर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। ऑस्कर 2026 कौन सा एडिशन था? 98 नंबर का। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन इसी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर है मिशेल बी जॉर्डन सिनर मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका बकले हेमनेट मूवी के लिए। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में डॉक्टर संयुक्ता पराशर को किस बल में, किस फोर्स में इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा CRPF। तो CRPF ने, याद रखना, अभी डॉक्टर संयुक्ता पराशर जो कि एक IPS अधिकारी है, उनको अपने इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। ये जो संयुक्ता पराशर है ना,
इनको आयरन लेडी ऑफ असम कहा जाता है। उन्हें असम में उग्रवाद विरोधी अभियानों में उनके अदम्य साहस के कारण ये आयरन लेडी ऑफ असम का टैग मिला हुआ है, यूं समझ लो। ठीक है, तो आयरन लेडी ऑफ असम कौन? संयुक्ता पराशर। और अभी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। पहले सीआरपीएफ की बात करते हैं। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना होती है 1939 में। पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से जानते थे, फिर 1949 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और इसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। वैसे अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो अपॉइंटमेंट वाले कुछ और प्रश्न मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हैं और अभी सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो अभी 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? एनालेना बैरबॉक, ये जर्मनी से हैं। वर्ल्ड बैंक में भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीलकंठ मिश्रा। इंडियन एयरफोर्स में नए वाइस चीफ बने आशुतोष दीक्षित। भारत के राष्ट्र पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने हितेश जोशी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अभी इंस्पेक्टर जनरल बने सुंदरराज पी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय बने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बने विवेक अग्रवाल। और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया? बिमल एन पटेल को। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी तुषार मेहता है, कार्यकाल इनका 3 साल के लिए बढ़ा दिया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने डॉक्टर महेश दीक्षित। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बने डॉक्टर यूपी राजीव। सीबीडीटी के अध्यक्ष बने रवि अग्रवाल। और विदेश सचिव ये हैं विक्रम मिश्री, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। और अभी हमारे आर्मी चीफ बने थे धीरज सेठ, इनका नाम है। चलो एक प्रश्न आपके लिए देता हूँ, होमवर्क प्रश्न। अभी हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, उनका नाम क्या है बताओ? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल मेन सिंगल में अभी किसने गोल्ड जीता या मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा सूरज कुमार चंद ने। फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अभी 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक हुआ था। कहाँ पर हुआ? ये मुंबई में हुआ था। और इसमें सूरज कुमार चंद ने मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। पुरुष एकल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और आप कह सकते हो फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का ये पहला गोल्ड है। यहाँ पे फाइनल में उन्होंने हंगरी के बेनेडेक ताकाक्स को हराया है। ठीक है, और इसी इवेंट में, इसी चैंपियनशिप में टीम इवेंट में अगर बात करते हैं, यहाँ तो हमने बात करी है मेन सिंगल इवेंट की, टीम इवेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भारत उप विजेता रहा। भारत ने सिल्वर जीता है, गोल्ड हांगकांग ने जीता। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखना। तो अगर फिसू की बात करें, फिसू मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है लोजेन स्विट्जरलैंड में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। ठीक है, तो कौन सी चैंपियनशिप थी ये ध्यान रखना। फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप है ये, जो मुंबई में हुई। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज है वो आपको मिल जाएगी आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था? भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच अभी ईओडी एक्सरसाइज कहां पर हुआ था? ईओडी यानी कि एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, कोच्चि केरल में हुआ। फिर पूछा आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में अभी किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ? परम प्रज्ञा मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। फिर पूछा वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में वसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला सिल्वर जीता? तो आंसर होगा हाई जंप। फिर पूछा अभी कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बैंक इन अ बॉक्स को अभी किसने लॉन्च किया? सहकारिता मंत्रालय ने। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक बने गुरुचरण दास। और भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो आंसर होगा जाम्बिया। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के डिराक मेडल 2026 से अभी किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपक धर को। फिर पूछा केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के डायरेक्टर के पद पर अभी किसे नियुक्त किया? मतलब वही है, कार्यकाल बढ़ा दिया, नाम है राहुल नवीन।
और इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड को अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। फिर पूछा था विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे मनाया गया अभी 10 अगस्त को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, एक बुक है टाइड्स ऑफ टाइम, इस बुक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा सुधा मूर्ति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।